शुगर कंपनीज़ को हम जब भी डिस्कस करते हैं तो एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का जो फोकस है इस सेक्टर के ऊपर बना हुआ है। क्योंकि शुगर की अगर हम बात करें या फिर शुगर से जितने प्रोडक्ट बनते हैं, एथेनॉल की बात करें या फिर बाकी चीज़ें, इनका जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट का फोकस है कि इन चीज़ों को हम कम से कम करें, इंपोर्ट करते हैं सॉरी, जितने भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उन चीज़ों को हम कम इंपोर्ट करें, डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने इन कंपनीज़ को, यानी शुगर कंपनीज़ को ऑलरेडी टारगेट दे दिया है कि 2023 और 2025 तक आपको इतना, एटलीस्ट आपको इतना प्रोड्यूस करना ही है। तो इन कंपनीज़ के जब से टारगेट मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से इन कंपनीज़ को, फिर चाहे वो EID पैरी हो जिसकी हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं, या फिर बलरामपुर चीनी हो, या फिर पराज इंडस्ट्री, या फिर एक्सेट्रा द्वारकेश शुगर जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो इन सभी ने बड़ा अच्छा काम किया मार्केट में ऐसे टाइम में। तो अगर हम बात करें आज के दिन इस वीडियो में EID पैरी के बारे में, EID पैरी को अगर हम समझे तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इन दोनों लाइनों को हम समझे, लेकिन आपको पहले ये समझना पड़ेगा आखिरी वाली लाइन कि यहाँ पे क्या है। EID पैरी किसका पार्ट है? मुरगप्पा ग्रुप का पार्ट है। अब मुरगप्पा ग्रुप आपने सुना होगा इसका नाम, क्योंकि हम डेली बेसिस पर जब भी वीडियोज़ लेके आते हैं तो कभी ना कभी मुरगप्पा ग्रुप की जो कंपनीज़ है वो बाहर निकल के आती है, यानी कि उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगेन यहाँ से शुरू होती है। EID पैरी के बारे में तो आप जानते हैं, वो लिस्टेड कंपनी है, ये बिलोंग करती है मुरगप्पा ग्रुप को। अब मुरगप्पा ग्रुप की अगर हम बात करें, इसके भी बहुत सारे इसके डाइवर्स बिजनेस हैं। किस किस सेक्टर में इसके बिजनेसेस हैं अगर हम उसको देखने की कोशिश करें, एब्रेसिव से भी जितने रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनमें इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, फिर इसका बिजनेस निकल के आता है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स की बात करें, ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट की बात करें, साइकिल्स की बात करें, शुगर एंड फार्म इनपुट, फर्टिलाइज़र, प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो बायो प्रोडक्ट एंड बाकी सारी चीज़ें, ये मुरगप्पा ग्रुप के बिजनेसेस है। ये आप समझे। अब चलते हैं हम यहाँ पे EID पैरी के बारे में। EID पैरी क्या है? इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि शुगर बनाती है, न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है एंड एथेनॉल प्रोडक्ट, ये वो सारी चीज़ें या फिर इस बिज़नेस में कंपनी इंगेज्ड है। यहाँ तक आप समझ गए। अब जैसे हमने देखा कि फार्म इनपुट एक कंपनी है जो फार्म है ना, उस सेक्टर में काम करती है, जिसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये अगर आपने सुना होगा। हम यहाँ पे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इसको अच्छे से समझिएगा। मुरगप्पा ग्रुप, देन उसके बाद ये आता है EID के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनकी प्रेजेंस इन द फार्म इनपुट बिजनेस में भी इंक्लूडिंग बायो पेस्टिसाइड थ्रू इट्स सब्सिडरी। अब सब्सिडरी कौन? कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो ये आप समझिए, पहला फर्स्ट, देन EID, और उसके अंदर सब्सिडरी निकल के आती है कोरोमंडल। इस तरह से इनकी चेन बनी हुई है। देन अगर हम शुगर की बात करें, EID पैरी की, इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 2 सेंचुरीज का इनके पास शुगर मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है। तो आप कह सकते हो इस बिज़नेस में काफ़ी पुराने प्लेयर ये हैं। एंड इसके अलावा एक तो शुगर है, बाकी हमने एथेनॉल, ये सारी चीज़ें देखी। एंड जब रिसेंट में कोविड आया था, जब कोविड के बाद सैनिटाइज़र की अगर हम बात करें, मार्केट में कमी हो गई थी, तो ऐसे में इन कंपनीज़ ने जब बनाना शुरू किया तो इनको काफ़ी बेनिफिट मिला उसके वजह से। तो इस कंपनीज़ के भी कुछ सैनिटाइज़र प्रोडक्ट हैं, हैंड क्लीन के नाम से मार्केट में आता है। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। EID पैरी का प्रोडक्ट या फिर सैनिटाइज़र हैंड क्लीन के नाम से मार्केट में निकलता है। तो अभी तक आप बड़े ही बेसिक वे में कंपनी को समझ गए, बाकी आप अपनी रिसर्च भी डेफिनेटली करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अब हम आगे बात करते हैं। इस कंपनी ने रिटर्न क्या दिए वो आप देखिए। डिस्पाइट ऑल दिस ग्लोबल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सब चीज़ देखने के बाद ही बड़े अच्छे रिटर्न दिए इसने। 1 साल में 168, 2 साल में 284 और 3 साल में 173। वही हम जो बात करें कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको टारगेट मिला है, आपको इतना करना होगा, इसलिए इन कंपनीज़ को डिमांड, कुल ये समझ लिया ऑर्डर मिला है और ये डिमांड को फुलफिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये रिटर्न तो बड़े सुपर है। और बाकी नंबर भी इसकी क्या गवाही दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मार्च 21 से लेकर और दिसंबर तक का डेटा आपके सामने है। सेल्स की अगर हम सबसे पहले बात करें, 3908 था, वो कहाँ पहुँच गया है? सिर्फ 4 क्वार्टर में आप देख लीजिए, यहाँ से 4 क्वार्टर में 6 पहुँच चुका है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नॉट डबल के आसपास पहुँच रहा है। तो आप समझिए किस तरह से ये चीज़ें बढ़ रही सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पे। वही जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 301 ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो पहुँच चुका है 613। एंड अगर हम बात करें माइनस में जो था नेट प्रॉफिट, वो 228 के आसपास। ये नाउ बात करते हैं इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में, किस तरह से ग्रोथ बढ़ रही है। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ आपके सामने है। आपको ठीक से नंबर दिखाई नहीं देंगे क्योंकि किस तरह से चीज़ें बढ़ी हैं जो हमने देखी। माइनस से
माइनस में हमने देखा था जो नेट प्रॉफिट था और उसके बाद किस तरह से बढ़ा है वो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। 5 साल में इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ थी -5, फिर 1 और 8, एक साल में 8%, और यानी कि आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और इसी चीज़ को अगर हम यहाँ देखें 63 था इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल पहले, 105 3 साल पहले, और यहाँ पे आप 47 160% के जंप, यानी कि इतने लो लेवल के पास पहुँच गया था। तो बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है ज़ीरो लेवल से, यानी माइनस लेवल से यहाँ तक। तो ये है इसका एज ऑफ नाउ का डेटा या फिर इम्प्रूव्ड डेटा अगर हम बात करें। बाकी ROE ROC भी आप देख लीजिए यहाँ पे 5 साल की अगर हम पहले बात करें 16, 17, 40 इम्प्रूव्ड, अगेन 16 ROC, देन 18 एंड उसका 39, ऑलमोस्ट दोनों सेम हो चुके हैं। तो एक साल में किस तरह से चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, आपने क्वार्टरली रिजल्ट देखे, आपने इसकी ग्रोथ देखी परसेंटेज के फॉर्म में, सेल्स एंड प्रॉफिट, ROE ROC देखिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न। वीकनेस अभी तक कहीं नहीं है अगर देखा जाए एज ऑफ नाउ के टाइम में। शेयर होल्डिंग की बात करें प्रमोटर के पास ज़्यादा है, 44.64 के आसपास है, ये आप देखेंगे यहाँ पर उतने ही थे उनके पास। अगर देखा जाए 7.74 था, वहाँ से अगर देखा थोड़ा कम उन्होंने ज़रूर किया। बाकी FIS के पास 8.28, 7.81, 8.21, 8.76, तो उनके पास भी इंटैक्ट है, जो है इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ा ज़रूर है। बाकी FIS के बाद DIS की बात करें 3.89, 4.4, 4.1 एंड 4.26, तो इनके पास भी इंटैक्ट है। FIS DIS के पास थोड़ा होल्डिंग तो है ही। बाकी पब्लिक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है 42.34 एज ऑफ नाउ, आप देख सकते हैं। तो प्रमोटर के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो वो है पब्लिक। एक चीज़ है जो प्रमोटर ने 0.19% की जो अपनी होल्डिंग है टोटल में से इतनी पॉइंट प्लेजिंग रखी है, यानी 1% भी नहीं है लेकिन प्लेजिंग है, वो आपको देखना बेहद ज़रूरी है। 0.19 है, आखिरी में लिखा है। बात करते हैं FIS DIS ने 4 और 8 के परसेंटेज में इन्वेस्ट किया है, कुछ DIS कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं। पहला अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, L&T इमर्जिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ, L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड डायरेक्ट ग्रोथ और कैनरा रेपको, ये वो 3 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कितना किया, किस परसेंटेज में किया, वो भी आप देख लीजिए, सामने लिखा हुआ है। वीडियो में हम फर्दर आगे बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है। 2-3 ब्रोकर के हैं, अगर आपके पास नहीं है, फैमिली के लिए नहीं है, तो आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। आप देख लीजिए, जैसे कंसीडर करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी उसमें क्या क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यूएशन पार्ट। जिस तरह का रिटर्न दिए उसके बाद अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री की पी चल रही है, यानी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है शुगर इंडस्ट्री, 20.42, एंड अगर हम बात करें स्टॉक की चला 16। अभी भी ऐसे रिटर्न देने के बाद भी ये भी अपने इंडस्ट्री पी से बहुत अच्छे, बहुत ऊपर नहीं गया, बहुत प्रीमियम पे अभी ट्रेड नहीं हो रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है, पी कंफर्टेबल है, EPS शानदार है, 0 डिविडेंड देती है, ये आपने देख लिया अभी तक। और मार्केट कैप की अगर बात करें एज ऑफ नाउ की, आज की अगर मार्केट कैप की बात करें इस कंपनी में 9634.75, इतनी CR के इसके एज ऑफ नाउ की मार्केट कैप बनी हुई है। तो इसमें अच्छा क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, गवर्नमेंट का फोकस बना हुआ है, टारगेट जो दिए हैं गवर्नमेंट ने अभी भी वो भी अचीव नहीं हुए, ऑल्दो हाफ ये जर्नी तो ये जो सेक्टर है हाफ पूरी कर चुका है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थम जाने वाले हैं। एक कमोडिटी है, कमोडिटी में यानी साइक्लिकल जिसे हम बोलते हैं, साइक्लिकल एक टाइम आता है बढ़ने का, फिर एक टाइम आता है डाउनफॉल का, जैसे मेटल या फिर ये, अभी इसका बढ़ने का टाइम है तो ये बढ़ रहा है। जब तक जिसके पास है आप अच्छे से एनालिसिस करके आप इसमें राइड कर सकते हो, जो कमिंग राइड जो टाइम में राइड और आने वाली है, या फिर किसी भी डिप में, जैसे एज ऑफ नाउ का मार्केट में आपको डिप्स मिल ही रहे हैं, डेली बेसिस पे मिल रहे हैं, तब आपको अच्छे लेवल के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास एड ऑन कर सकते हैं, जहां से आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड से फेवरेबल नजर आएगा। अदरवाइज हमने फंडामेंटली वाइज देखा तो यहाँ पे कोई ऐसी उतनी प्रॉब्लम की बात है नहीं, जो चीज़ है वो हमने देखी है, और बाकी मैक्सिमम चीज़ें आपके सामने छोटे से इस वीडियो में। इसके बाद भी कुछ रह गया तो वो है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 के आसपास इसका है डेट, और इतना तो डेट टू इक्विटी रेशियो है, लेकिन डेट है कितना है 554, यानी 555 करोड़ के आसपास का डेट है इस कंपनी के पास, और कैश है उसकी कंपैरिजन 30 करोड़। तो ये है इसका कंपनी का दो नेगेटिव पॉइंट। पहला तो डेट कैश की कंपैरिजन, और दूसरा थोड़ा सा ही सही लेकिन ज़रूर रखा है प्रमोटर ने, प्लेजिंग रखी है कुछ ना कुछ होल्डिंग। ये वो 2 चीज़ें वो आपने देखी हैं। बाकी अगर हमने देखें वैल्यूएशन वाइज अभी भी कंफर्टेबल, तो एज ऑफ नाउ जो राइड है वही हम जो बात करें उसे आप चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। आधा जर्नी तय हो चुकी है, ये भी आप ध्यान में रखिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।